हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हम स्टार्ट लास्ट चैप्टर से करते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनोमेटालिक यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ रिलेट हो, उस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या होता है ऑर्गेनोमेटालिक तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनिक डेरिवेट्स ऑफ मेटल, जो ऑर्गेनिक डेरिवेट्स ऑफ मेटल हैविंग एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यानी कि जो ऑर्गेनिक डेरिवेट्स होते हैं किसी मेटल के हैविंग एटलीस्ट, जहाँ पे वन मेटल होती है कार्बन, जहाँ पे वन मतलब जो हमारी मेटल है वो एक कार्बन कम से कम एटलीस्ट वन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाए, वो बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इज डिपेंड्स लार्जली अपॉन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड कार्बन। यानी कि क्या कहा इसने हमसे कि जो हम क्या ले रहे हैं, हमने कहा एक मेटल होनी चाहिए और एक कार्बन के बीच, मतलब जो हमारी ये मेटल है और जो कार्बन है, मेटल का बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट वन, कम से कम वन कार्बन तो होना चाहिए, वन भी हो सकता है टू भी, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक बताया है कि जो हमारे पास मेटल है उसका कार्बन के साथ बॉन्ड होना ही चाहिए, एक तो एटलीस्ट वन कार्बन तो होना ही चाहिए, उसको तो बोल रहा है ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड। और क्या कह रहा है, जो नेचर है मेटल और कार्बन का वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन लार्जली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड कार्बन। जो इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका नेचर मेटल और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए कि जब हमने कार्बन और एक मेटल लिया तो ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और जो हमारे पास कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव और एम मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव, और बीच में दोनों के क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ कार्बन और मेटल का, हमारे पास क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो यही है। तो ये कह रहा है ये किस पर डिपेंड करते हैं इन दोनों का नेचर? द मेटल कार्बन बॉन्ड इज डिपेंड लार्जली अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रो, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका नेचर। ठीक है, इफ़ द मेटल इज़ मोर इलेक्ट्रो, अगर मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की है देन मोर आयनिक होगा इस सी एम बॉन्ड। यानी कि अगर हमारी जो मेटल है, यानी कि जो एम है हम लेके चल रहे हैं मेटल, अगर ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की है तो जो हमारा कंपाउंड बना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो ज़्यादा आयनिक नेचर का होगा। तो ये था हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं हम उसको, वो क्या है? द एल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हेलाइड। इनकी एल्काइल हो सकता है कोई भी, और अराइल मैग्नीशियम हेलाइड, जो हमने आर को एल्काइल और ए आर हमारा अराइल मैग्नीशियम हेलाइड, आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ही बोलते हैं किसको? एल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हेलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं जो विक्टर ग्रिग्नार्ड था उसने इंट्रोड्यूस किया था, विक्टर ग्रिग्नार्ड इंट्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज सिंथेटिक रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जो हमारा एक विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, उसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे, जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा कि उसने इंट्रोड्यूस किया था किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जो सिंथेटिक रिएक्टेंट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम किस पे पड़ा? साइंटिस्ट पे। वो कौन था? विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो अब आती है उसकी फॉर्मेशन, किसकी? जो हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी फॉर्मेशन। तो देखिए फॉर्मेशन में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एन अल्काइल और अराइल हैलाइड टू ए फ्लास्क कंटेनिंग द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम टर्निंग इन ड्राई ईथर। ये कह रहा है कि टर्निंग इन ड्राई ईथर मतलब क्या बोल रहा है कि जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जो एल्काइल और अराइल हैलाइड है उसको एक फ्लास्क में, जो फ्लास्क है वो कंटेन करता है मैग्नीशियम में ऐड करके अराइल और एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम में, जो कि कहाँ पे है? फ्लास्क में कंटेन करा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए हमने एक लिया एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया, जब हमने उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में? ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? RMgX। क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? आर के यहाँ पे एल्काइल। और अगर मैं अराइल हैलाइड लूँ, अराइल हैलाइड के लिए मैग्नीशियम के साथ मैंने रिएक्शन कराई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? ArMgX, यानी कि अराइल
मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि जो हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है किसके साथ मिला, बट जब हमने किसको ऐड किया, अराइल हैलाइड को, और इसमें किसके साथ किसको ऐड किया, एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अदर सोलवेंट लाइक टेट्राहाइड्राफ्लोरो टर्शरी अमीन और इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर हैव आल्सो बिन यूज, यानी कि जो हमारे सोलवेंट है इनके प्लेस पे हम इन सब चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टेट्राहाइड्राफ्लोरोन और टर्शरी अमीन और इथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर हैव बिन आल्सो यूज। अगर मैं इन सारे को कंपैरिजन करूँ इन सारे सोलवेंट का, तो ये कहता है जो बेस्ट सोलवेंट है इन टेट्राहाइड्राफ्लोरोन है एज इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी। सबसे बेस्ट कौन सा हमारा सोलवेंट मिला हमें, टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन। इट इज़ इंक्रीज, क्योंकि ये क्या करता है, क्यों बेस्ट, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी को, ऑर्गेनिक जो हैलाइड लिए हमने, अल्काइल हैलाइड लिए, इनकी जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है टुवर्ड मैग्नीशियम की तरफ। तो ये हमारे कुछ एक सोलवेंट्स थे जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला बोल रहा है, इफ़ द प्रिपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर हमारे किसी जो प्रिपरेशन है किसी पर्टिकुलरली किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है 1 और 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल आयोडीन और क्रिस्टल आयोडीन विल बी इनिशिएट द रिएक्शन। यानी कि क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उसकी प्रिपरेशन किसी पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड की डिफ़िकल्ट हो जाए, तो हमें 1 और 2 ड्रॉप मिथाइल हैलाइड या फिर क्रिस्टल आयोडीन की हमें ऐड करनी पड़ती है, जो उस रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट कर देता है। दिस टेक्निक इज़ नोन एज इंटरटेनमेंट टेक्निक, जो ये हमारी टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इंटरटेनमेंट टेक्निक। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिपेंड ऑन द मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ एल्काइल और अराइल हैलाइड अराइल ग्रुप, यानी कि जो हमारी ईज ऑफ फॉर्मेशन है इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो किसके नेचर ऑफ एल्काइल और अराइल ग्रुप है एंड द हैलोजन। भाई हमारे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो होता तो एक्चुअली यही है RMgX। तो इसमें क्या क्या है, मैग्नीशियम है, हैलाइड ग्रुप है, और क्या है, अराइल या अल्काइल जो भी हम लेंगे। तो ये कह रहा है कि जो हमारी फॉर्मेशन है किसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो अल्काइल या अराइल पे और एक उसके अल्काइल या अराइल ग्रुप पे और हैलाइड पे। एंड द हैलोजन एटम फॉर ए गिवन हैलोजन, अगर हमने कोई गिवन हैलोजन दिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रैदर डिफ़िकल्ट। ये कहता है कि अगर मैं हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करूं, अराइल के साथ, सिंपली अगर मैं किसी RX की रिएक्शन करा दूं, यानी कि अराइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं रिएक्शन करा दूँ, अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होता है, तो ये कहता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड फॉर पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप द ईज ऑफ फॉर्मेशन फॉलो द ऑर्डर, तो है नहीं, यानी कि जो हमारे हैलाइड की फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की। तो आप कहोगे कि इन तीनों की हो गई, एक हैलोजन क्यों छोड़ दिया, फ्लोरीन। तो देखिए जो हमारा एल्काइल और अराइल, यानी कि जो RF कहीं पर आपने देखा ये चीज़ बनी है, ARF नहीं बनी ना। तो ये कहता है जो अल्काइल और अराइल मैग्नीशियम फ्लोराइड है आर प्रैक्टिकली अननोन, मतलब प्रैक्टिकली उसको हमने अभी प्रिपेयर या अभी उसको अननोन ही माना गया है प्रैक्टिकली। अब कुछ एक देखिए हमने पढ़ लिया, उसकी फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब उसकी कुछ एक प्रिकॉशंस है कि क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। तो देखिए द अपरेटस शुड बी ड्राइड, यानी कि जो अपरेटस है वो हमारा मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। द अराइल और अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम एंड ईथर शुड बी फ्री फ्रॉम इवन ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जो हमारे अराइल अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम और जो हम ईथर ले रहे हैं वो सारे भी मॉइस्चर फ्री होने चाहिए, उनमें भी वो भी ड्राई होने चाहिए। ईथर इज़ आल्सो फ्री फ्रॉम एल्कोहल, ईथर जो हमारा है, जो हम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं वो भी हमारा क्या होना चाहिए, अल्कोहल से फ्री होना चाहिए। अगले देखिए द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन फ्री फ्रॉम O2 एंड CO2, यानी कि जो रिएक्शन है शुड बी कैरिड आउट इन एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कैरिड आउट होनी चाहिए, यानी कि वो रिएक्शन किससे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्री फ्रॉम होनी चाहिए, वो O2 ऑक्सीजन और CO2 की प्रेजेंस में नहीं होगी, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में नहीं होगी, O2 और CO2 की में। ठीक है, अब कह रहा था अबोव प्रिकॉशंस आर एब्सोल्युटली एसेंशियल बिकॉज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज बाय मॉइस्चर एंड रिएक्ट विद O2 एंड CO2 टू फॉर्म द ROH एंड RCOOH, यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ये जो हमने कंडीशन दी है 4, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये
ज़रूरी है, एसेंशियल कंडीशंस है, ये अप्लाई होगी ही होगी। इनमें से एक भी कंडीशन अगर अप्लाई नहीं की तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं होगा। अगर हमने क्या कहा कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज करा दूँ बाय मॉइस्चर, अगर मैं मॉइस्चर ले लूँ और वो रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि O2 और CO2 के साथ अगर वो रिएक्ट कर जाएगा तो वो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं देगा, तो हमें क्या देगा, ROH यानी कि अल्कोहल देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड